हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एट। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक पोल्स। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ टू लाइट्स वेव इज 16:9। यानी कि दो लाइट वेव्स हैं, उनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो है 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो यहाँ पे आपको जो है रेशियो निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 49:1। कैसे आया यहाँ पे देखिए, नीचे इसका जो सोल्यूशन दिया गया है I1 अपॉन में I2 ये हो जाएगा a² अपॉन में b² यानी कि 16/9। ये अपने पास दे रखा है 16:9। यहाँ पे स्क्वायर है, जब इनका स्क्वायर हटाएंगे तो आगे स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3, यानी कि a/b आ गया 4/3। अब हमें I मैक्सिमम निकालना है तो a + b का स्क्वायर यानी कि 4 + 3 का स्क्वायर 49, और मिनिमम निकालना है तो a - b का स्क्वायर 4 - 3 का स्क्वायर 1। तो I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम ये हो जाएगा 49:1, यानी कि लास्ट में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द मटेरियल ऑफ कैथोड। यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और कैथोड के मटेरियल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो फेज डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 0। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन विल बी। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक जो बल्ब्स हैं उनकी यहाँ पे देखिए वो दे रखी है, पावर दे रखी है 40 वाट। इन दोनों को दोनों दो बल्ब हैं, दोनों सेम हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। तो आपको दोनों की जो है कंबाइन जो पावर है वो आपको निकालनी है। तो यहाँ पे पावर देखिए, पावर जो होती है ये अपने पास हो जाएगी 1 अपॉन में 1/P1 प्लस में 1/P2। यहाँ पे पावर जो अपने पास दे रखी है कितनी है 1/40 प्लस में 1/40। इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/40। 40 अपना ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20 वाट। यानी कि जो कंबाइन जो पावर हो जाएगी ये हो जाएगी 20 वाट। यहाँ पे जो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सॉल्यूशन नीचे यहाँ पे दे रखा है, इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है किसका? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। यदि पार्टिकल का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p और p की जगह यहाँ पे रख दिया mv, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस क्या होता है? तो इसका आंसर देखिए, आयरन लॉस इज ट्रांसफार्मर इज द कम्बिनेशन ऑफ हिस्टीरियस लॉस एंड द एडी करंट लॉस। यानी कि ये जो है कम्बिनेशन है किसका? हिस्टीरियस लॉस का और एडी करंट लॉस का। द टाइप ऑफ लॉस मेनली ऑक्यूर्स इन द मैग्नेटिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो लॉस है ये ज़्यादातर मैग्नेटिक कोर्स के अंदर होता है। एंड डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोर मटेरियल, और जो ज़्यादातर ये डिपेंड करता है जो कोर का जो मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड करता है। यहाँ पे देखते हैं Pi इज इक्वल टू PH प्लस में PE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द जंक्शन डायोड D इज फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस्ड। यहाँ पे देखिए अपने पास जो है ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया, मैं आपको फिर भी यहाँ पे बना के ऊपर दिखाता हूँ। जो इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपको +16 वोल्ट दिया गया है, यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस लगाया गया है, R लिखा गया है। ये जो है यहाँ पे गेट लगाया गया है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है D, और नीचे यहाँ पे देखिए ये जो है इसके अर्थिंग की गई है। तो ये बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डायग्राम है यहाँ पे मिस हो गया है तो नीचे यहाँ पे मैंने बना दिया है, इस टाइप का जो है डायग्राम दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज +5 डायप्टर।
यानी कि जो है यहाँ पे आपको पावर दे रखी है प्लस डी का मतलब था डायप्टर, आपको जो है फोकल लेंथ निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखना है, जो फोकल लेंथ होती है ये होती है 1/p, यानी कि 1/p जो है ये फार्मूला है यहाँ पे 1/5। सोल्व करेंगे तो 0.2 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो है ये अपने पास फोकल लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर। इनका मास नंबर दे रखा है यहाँ पे 27 और 64, इनकी रेडियाई का रेशियो निकालना है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला ये हो जाएगा R=R0, और यहाँ पे जो a की पावर है ये हो जाएगी 1/3, ये आपको याद रखना 1/3। तो दोनों जगह यहाँ पे R1 रेशियो R2, यानी कि R1 ऊपर आ जाएगा, R2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा R0। a यहाँ पे है 27 का क्यूब रूट यानी 1/3, नीचे है R0, ये है 64 का क्यूब रूट यानी 1/3। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 27 की पावर 1/3 का मतलब होता है 3, यानी कि इसका क्यूब रूट 3 होता है, 64 का क्यूब रूट होता है 4, यानी 3/4 का मतलब होता है 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोल इज डैश सिमेट्री। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकली। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 5 × 10⁵ हेड्स टू 10⁹ हेड्स आर कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 × 10⁵ हेड्स से लेकर 10⁹ हर्ट्ज तक। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी होती है? ये होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टेंस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 माइक्रो ओम इज। तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो है ओम दे रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस दे रखा है, इसकी कंडक्टेंस निकालनी है। तो कंडक्टेंस का फार्मूला होता है C = 1/R। R अपने पास है 2 माइक्रो ओम। माइक्रो को जब हटाते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे बचेगा 2। 10⁻6 को लिख सकते हैं 10 अलग लिख लेंगे और 10⁵ को अलग लिख लेंगे, 2 से काटेंगे 5, तो ऊपर 5 और 10⁵ बचेगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 × 10⁵, या फिर इसके आगे 5 जीरो भी लगा सकते हैं और इसकी यूनिट होती है सीमेंस, या फिर इसको अगर आप लिखना चाहें तो ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, या MHO भी लिख सकते हैं, या ओम इनवर्स इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC इज। तो पीक वैल्यू निकालनी है, तो पीक वैल्यू का फार्मूला था √2 मल्टीप्लाई में ERM, रूट मीन स्पीड। तो यहाँ पे देखिए रूट मीन जो है अपने पास दे रखा है 220 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। RMS की जो ERMS की जो वैल्यू है 220 है, यानी कि वोल्ट दे रखी है ये। तो इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 311 वोल्ट। नेक्स्ट है द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज गिवन बाई। तो पावर फैक्टर जो होता है cos φ, ये किसके बराबर होता है? R/Z, ये हो जाएगा R/Z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गोज लॉ क्या होता है? तो गोज लॉ को यहाँ पे जो गोज फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको φ से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? ये क्या करता है? मेजर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक एरिया से जो पास होते हैं उसको। इट इज डिफाइंड एट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर। ये प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नीचे बात करें यहाँ पे गोज लॉ के बारे में। गोज थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/E जो है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, E नोट को यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पे जो है इसकी जो एक्सप्रेशन दे रखी है φ इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, E.ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इन द डायग्राम। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफेराडे। तो यहाँ पे देखिए अपने पास पहले से ही दे रखा है कैपेसिटेंस जो है, टोटल कैपेसिटेंस दे रखी है P और Q के बीच में, यानी कि P और Q के बीच की जो टोटल कैपेसिटेंस है 30 माइक्रोफेराड है, फेराडे। तो इसको आपको C की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले ये ऊपर तीनों जो कैपेसिटर हैं ये आपके जो हैं सीरीज में हैं, तो सीरीज में निकालने का पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं? C1 प्लस में C2 प्लस में C3,
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 + 20 + 30 20 60 माइक्रोफैराड। अगर यहाँ पे देखिए अब ये टोटल जो है ये कंप्लीट अपने पास जो है बन गया 60, यानी कि ये कंप्लीट 60 है और ये C है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का अगर हम टोटल निकालें तो सीरीज के लिए जो है कैपेसिटेंस होती है 1/CS = 1/C प्लस में 1/60, यानी कि इसका और दोनों का जोड़ करेंगे तो सीरीज में आ जाएंगे। हमें जो है C की वैल्यू निकालनी है तो 1/C को जो है एक साइड रख लेंगे 1/C, और ये हो जाएगा 1/CS माइनस में 1/60। CS की वैल्यू अपने पास सीरीज की टोटल दे रखी है, कितनी अपने पास 30 है, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/C = 1/30 माइनस 1/60। बस आपको सोल्व करना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/60, 60 ऊपर चला जाएगा तो C की जो वैल्यू कैपेसिटेंस की आ जाएगी 60 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन किरचॉफ जंक्शन रूल। आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जो किरचॉफ जंक्शन जो रूल है इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए यहाँ पे किरचॉफ जंक्शन रूल आल्सो नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जानते हैं। स्टेट दैट द टोटल चार्ज फ्लोइंग इनटू ए जंक्शन इन ए सर्किट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, यानी कि जितना करंट अंदर जाता है जंक्शन के अंदर उतना ही जो करंट है वो बाहर आता है, यानी कि अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला जो करंट है वो बराबर होते हैं। इन द अनदर वर्ड द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इन ए सर्किट इज 0, यानी कि उस जंक्शन के ऊपर जो सर्किट में दे रखा है उसके अंदर जो करंट होगा वो 0 होगा, सभी करंट्स का सम। तो यहाँ पे देखिए इनपुट अपने पास आया हुआ है I1 I2 और यहाँ पे I3 आया हुआ है, और I4 और I5 जो ये बाहर जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि I1 + I2 + I3 प्लस माइनस I4 क्योंकि बाहर जा रहे हैं माइनस I5, इन सभी का जोड़ जो है 0 आएगा। यहाँ पे इसका डायग्राम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ डीप एंड डिक्लाइनेशन। आपको एंगल ऑफ डीप और डिक्लाइनेशन बताना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल ऑफ डीप। एंगल मेड बाय द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी with the horizontal direction in the magnetic meridian is called the angle of dip at any place, यानी कि ये जो है एक एंगल होता है जो अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बनाया जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन के द्वारा किसी भी प्लेस के ऊपर, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी कि जो एंगल है जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच जो एंगल है किसी भी स्थान के ऊपर उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट एनी प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेज ऑफ माइक्रोवेव्स एंड गामा रेज। आपको माइक्रोवेव्स और गामा रेज के जो है यूजेज बताने हैं, क्या क्या काम आती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोवेव्स जो है क्या काम आती है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती हैं, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट का जो रडार सिस्टम होता है उसमें भी नेविगेशन के लिए काम आती है। दे आल्सो यूज्ड इन माइक्रोवेव्स ओवन फॉर कुकिंग या वार्मिंग फूड। साथ ही साथ जो घरों में जो खाना पकाने के लिए जो ओवन्स होता है उसके अंदर भी जो है गर्म करने के लिए और खाना पकाने के लिए काम आती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गामा रेज क्या काम आती है। तो गामा रेज आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू किल कैंसर सेल, ये जो है कैंसर सेल को जो मारने के काम आती है। दे आल्सो यूज्ड इन स्टेरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट एंड स्टेरलाइज फूड, यानी कि जो फूड होता है उसको कीटाणुओं से बचाने के लिए भी जो काम आती है। साथ ही साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको भी जो इन्फेक्टेड होने से, यानी कि उनको जो है बिल्कुल क्लीन करने के लिए भी जो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमिनन ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे बैक टू द सेम मीडियम when passing from a denser medium to a rarer medium in a such way that angle of incident greater than the angle of critical angle, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जब कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एक ऐसा टाइम आता है कि जो अगर डेंसर से में जाने के बाद जब वो सरफेस से टकराएगी तो वापस डेंसर में ही चली जाएगी, और इसमें जो एंगल होगा इंसिडेंस वो ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। यहाँ पे डायग्राम से समझाएगा कि इस तरीके से गई लाइट ऊपर चलेगी, थोड़ा सा अगर और झुकाएंगे तो ये सरफेस के बराबर आ जाएगी, थोड़ा सा और झुकाएंगे तो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ये डायरेक्ट इससे जो है ग्राफ डायग्राम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको जो है राइट द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बताना है
सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए अल्फा पार्टिकल जो मास इसको एम से डिनोट किया गया है वेलोसिटी को वी से। काइनेटिक जो एनर्जी है ई अल्फा ई हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट यदि बात करें आर नोट यहाँ पे जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस है किसकी, अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस से। तो पोटेंशियल जो एनर्जी ये बनेगा यहाँ पे ई पी यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई में 2e अपॉन में आर नोट, ये हो जाएगा ई पी। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। बस दोनों को इक्विलिब्रियम में जो होते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि ई अल्फा इज इक्वल टू ई पी। दोनों को जब इक्वल रखेंगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो ई अल्फा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर नोट के, यानी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग टू पिन पी एन जंक्शन डायोड, ड्रा इनपुट आउटपुट वेव्स फ्रॉम आल्सो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। A full wave rectifier is a circuit that converts an alternate current AC input signal into the direct current DC output signal। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है एक सर्किट होता है जो इनपुट्स जो सिग्नल होते हैं जो अल्टरनेट करंट के होते हैं उनको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट सिग्नल में। यहाँ पे जो इसका फुल वेव रेक्टिफायर का जो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, नीचे इसकी इनपुट और आउटपुट वेव का जो फॉर्म है यहाँ पे बनाई गई है। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल एट ए पॉइंट इनसाइड द सेल। आपको एक्सप्रेशन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, किसके कारण, यूनिफॉर्म जो चार्ज है जो स्पेरिकल जो सेल है उसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका कंप्लीट जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे दिया गया है, आप समझ सकते हैं। पॉइंट इनसाइड द सेल इन द केस वी सिलेक्ट द गॉसियन सरफेस कंसेंट्रिक विद द सेल ऑफ रेडियस आर, यदि आर जो है ग्रेटर आर से बड़ी है। देखिए यहाँ पे देखिए क्लोज्ड, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, ई डॉट डी एस बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आगे लिख देंगे इसको ई, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एंड के ऊपर जो चार्ज है डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज होता है इनसाइड द स्पेरिकल सेल ये जीरो हो जाएगा, ई यहाँ पे क्या होगा जीरो। हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल इज जीरो एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितने पॉइंट होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हाउ इज पोटेंशियोमीटर सुपीरियर टू दैट ऑफ वोल्टमीटर। आपको पोटेंशियोमीटर बताना है उसका प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ जो आपको बताना है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो वोल्टमीटर से ज़्यादा सुपीरियर यानी कि अच्छा क्यों है। इसका आंसर है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल जो होता है पोटेंशियोमीटर का ये होता है जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है किसी भी सेक्शन के अंदर वायर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ प्रोवाइड द वायर ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ए यूनिफॉर्म करंट फ्लो थ्रू द वायर, यदि उसके अंदर से जो यूनिफॉर्म अगर तार का जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और जो उसके अंदर करंट पास किया जाए वायर के अंदर वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब बात करें पोटेंशियोमीटर जो है क्यों, पोटेंशियोमीटर जो है ज़्यादा सुपीरियर क्यों है वोल्टमीटर से, तो इसका कारण है द पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रा एनी करंट वाइल मेजरिंग ईएमएफ वेयर एज द वोल्टमीटर ड्राज करंट टू मेजर ईएमएफ। यानी कि जब ईएमएफ को मापते हैं पोटेंशियोमीटर जो मीटर है वो कोई भी ड्रा नहीं करता है, करंट को वेस्ट नहीं करता, निकालता नहीं है, जबकि जब वोल्टमीटर से जब ईएमएफ को नापते हैं तो उसके अंदर जो करंट है वो ड्रा होता है। नेक्स्ट है डिफाइंड करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ भी बताना है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। हाउ कैन ए वोल्टमीटर बी मेड मोर सेंसिटिव, और किस तरीके से जो है गैल्वेनोमीटर को ज़्यादा जो सेंसिटिव बनाया जा सकता है। देखिए आंसर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट सेंसिटिविटी के बारे में। द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर रेफर्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स पॉइंटर इन द रिस्पॉन्स टू गिवन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट। यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर के जो पॉइंट होता है उसका जो डिफ्लेक्शन को जो है यहाँ पे उसके जब उसके अंदर करंट पास किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो पॉइंट होता है वो रिस्पॉन्स करता है।
इट इज़ मेजर ऑफ द गैलोमीटर्स एबिलिटी टू इंडिकेट स्मॉल चेंज इन द करंट। गैलोमीटर की जो है ये योग्यता है कि वो छोटा चेंज है करंट के अंदर उसको भी जो है मेजर करता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी। द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कोयल गैलोमीटर रेफर्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैलोमीटर पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू गिवन अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जब वोल्टेज दी जाती है तो उसके अंदर जो पॉइंट है वो डिफ्लेक्स यानी कि जो है डिफ्लेक्शन करता है और वोल्टेज देने के बाद जो वो रिस्पॉन्स करता है। इट इज़ मेजर ऑफ द गैल्वेनोमीटर्स एबिलिटी टू इंडिकेट स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज। जो गैल्वेनोमीटर की जो ये एबिलिटी है जो छोटे से छोटे जो वोल्टेज चेंज को है उसको जो है मेजर करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड मोर सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल, इंड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको कई तरीके से बढ़ा सकते हैं। यदि उसके जो नंबर ऑफ टर्न है कोयल की वो बढ़ा दें, रेजिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस कर दें, कम कर दें, और साथ ही साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट बायट-सावर्ट्स लॉ, राइट इट मैथमेटिकल फॉर्म। आपको बताना है जो बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो यहाँ पे बतानी है, लिखनी है। आंसर है बायट-सावर्ट्स लॉ डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्टेडी करंट फ्लोइंग इन ए वायर। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है अगर उसके अंदर करंट पास किया जाए उसको जो है यहाँ पे दिखाता है। It states that the magnetic field at a point in the space is directly proportional to the current in the wire and inversely proportional to the square of the distance from the wire। और जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट के ऊपर ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मैथमेटिकल अगर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए डी बी म्यू अपॉन में 4 पाई, यानी कि जो डी बी है ये अपने पास है म्यू अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में ये जो है आई है करंट, आगे डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो यहाँ पे बचेगा म्यू अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में आई इंटू 2 पाई आर और नीचे आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर। 2 से इसको काटेंगे 4 को 2 पे कटेगा, ऊपर एक आर से नीचे आर कट जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा म्यू आई और पाई से पाई कट जाएगा, तो म्यू और आई तो ऊपर बचेगा, नीचे यहाँ पे 2 और आर बचेगा, तो लास्ट में देख सकते हैं म्यू आई अपॉन में 2 आर। नेक्स्ट है व्हाट आर एडी करंट्स। एडी करंट्स क्या है, राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। और एडी करंट्स की जो है कोई भी 2 एप्लीकेशन लिखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एडी करंट होता क्या है। एडी करंट्स आर द लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाई द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। यदि जो आपका एडी करंट है ये लूप है, किसका लूप है, यदि कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को यदि चेंज किया जाए तो ये जो है इलेक्ट्रिकल जो करंट है ये इंड्यूस्ड होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के कारण, इसी को एडी करंट बोलते हैं। एडी करंट फ्लो इन द क्लोज्ड लूप विद इन कंडक्टर इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका एडी करंट होता है ये क्लोज्ड लूप के अंदर जो है फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर और जो है परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के। यदि एप्लीकेशन की बात करें यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, दे आर यूजफुल इन द मैग्नेटिक ब्रेक्स इन द ट्रेन्स, इंडक्शन फर्नांसीज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जो एडी करंट होता है ये ट्रेन के अंदर जो मैग्नेटिक ब्रेक्स हैं इनमें यूज़ किया जाता है। जो भट्टियाँ होती हैं इंडक्शन भट्टियाँ वहाँ पे भी जो फैक्ट्री वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है और जो मैग्नेटिक डैम्पिंग है वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रजिस्टर ऑफ 12 एम, ये एक रजिस्टर है जो 12 ओम का है। एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम और जो एक रिएक्टेंस है कैपेसिटर जो है रिएक्टर का वो 14 ओम का है। एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस ये 30 ओम है। सभी को सीरीज में ज्वाइन किया गया है और यहाँ पे जो है यहाँ पे 230 वोल्ट से इसको जोड़ा गया है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज सप्लाई है। तो इसकी जो इम्पीडेंस और करंट बताना है सर्किट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं। तो इम्पीडेंस का यहाँ पे फार्मूला होता है आर स्क्वेयर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर रूट, यानी कि आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वेयर और टोटल का स्क्वेयर रूट।
ये फॉर्मूला आता है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे आर बता रखा है कि जो आर है ये रेजिस्टेंस है, एक्स एल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है और एक्स एल जो है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। बस सभी की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो इम्पीडेंस ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में 30 माइनस 14 का स्क्वायर। 30 माइनस 14 का करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 400 का स्क्वायर होता है, रूट होता है 20 ओम। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट इन सर्किट निकालना है हमें, सेकंड पॉइंट। तो वोल्टेज अपॉन में इम्पीडेंस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 230 अपॉन में 20 यानी कि 11.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइव मैथमेटिकली द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स इन द टर्म ऑफ फेज डिफरेंस 5। आपको सबसे पहले देख ली बात कर लेते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। द सोर्सेज एंड द वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट if they have the same frequencies, same wavelength, same speed, almost the same amplitude and have no phase difference or a constant phase difference। यानी कि ये वो सोर्स या वेव्स हैं जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी सभी के अंदर सेम होती है, सेम वेवलेंथ हो, सेम स्पीड हो, सेम उनका एम्पलीट्यूड और उनका जो फेज डिफरेंस है या तो वो कांस्टेंट हो या फिर उनके बीच होना नहीं चाहिए, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज। कंडीशन की बात करें यहाँ पे देखिए, द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ड्राइव्ड मैथमेटिकली इन द टर्म ऑफ फेज डिफरेंस 5। यहाँ पे जो है मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये है फाई इज इक्वल टू 2 पाई एन। यहाँ पे जो एन है ये इंटीजर है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो ये है फाई इज इक्वल टू 2n प्लस में 1 और मल्टीप्लाई में पाई, और एन जो है यहाँ पे भी इंटीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसका यूज़ करना है और एक्सप्लेन करना है किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन बोल दो या आइंस्टाइन बोल सकते हो आप इसको। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है रिलेशन का मतलब होता है संबंध, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और जो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उन दोनों के बीच ये रिलेशन जो है एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे देखिए इसकी जो एक्सप्रेशन है ये देखिए E इज इक्वल टू एच एफ माइनस में फाई। ये जो है फाई का सिंबल होता है इस तरीके से, आप इसको ऐसे भी जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो E है ये एनर्जी है किसकी, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, H यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, F जो है फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की, और जो फाई है ये वर्क फंक्शन है मटेरियल का। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। फॉर फ्रीक्वेंसीज बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। एट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होगा। यदि फ्रीक्वेंसी अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी इससे ज़्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज विद इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ जो है मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड यूज इट टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट्स emitting फ्रॉम दिस पॉइंट स्प्रेड्स आउट ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। यानी कि जो वेव फ्रंट जो होता है ईच पॉइंट जो होता है यानी कि ईच पॉइंट यानी कि वेव फ्रंट का जो भी ईच पॉइंट है वो एक तरीके से सोर्स का काम करता है। यानी कि जो लाइट का वो सोर्स है और वो क्या करेगा, चारों तरफ जो है फैल जाता है सभी डायरेक्शन में वेव की स्पीड से। नीचे यहाँ पे देखिए इसका जो है एक्सप्रेशन वगैरह दिया गया है। यहाँ पे आप जो है इसको अच्छे से डायग्राम को देख सकते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे इसका जो है फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन के कारण जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के जो है बराबर होता है। इसी के ओर में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है
आपको जो है रे डायग्राम बनाना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और जो एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन प्राप्त करनी है, साथ ही साथ मैग्नीफाइंग जो है पावर बतानी है। फाइनल जो इमेज है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है आँखों के लिए कम से कम कितनी जो है दूरी होनी चाहिए, बेस्ट दूरी, तो 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। चलो इसी के अकॉर्डिंग आप मुझे जो है कमेंट में एक आंसर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट आपको बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपने एक वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरूर आंसर देंगे। नीचे यहाँ पे देखिए कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है बनाया गया है, नीचे जो है इसकी मैग्नीफाइंग जो पावर है दिखाई गई है। लास्ट में यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर होती क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आंसर देखिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज to the angle subtended at the eye by the object when the both image and the objects are situated at the least distance of distinct vision from the eye। यानी कि ये जो मैग्नीफाइंग जो पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, जो इमेज एंगल बनाती है आँख के ऊपर उसका रेशियो किसके साथ, जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बनाता है आँख के साथ। और याद रखना है कि जो इमेज और जो ऑब्जेक्ट है उनकी आई से जो डिस्टेंस है वो लिस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए डिस्टिंक्ट विजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन डीके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ एंड ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि आपको जो है डीके कांस्टेंट बताना क्या होता है और हाफ लाइफ को एक्सप्लेन करना है और दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको ड्राइव करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीके कांस्टेंट। द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉल्स टू 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड क्या है, वो समय है जब जो रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई है वो पहले वाली जो वैल्यू है उसका आधा हो जाए, उसी को उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अगर रिलेशनशिप की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड को T/1/2 से डिनोट करते हैं और जो डीके कांस्टेंट इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देखते हैं T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा। ये नीचे यहाँ पे देखिए इसका जो है ड्राइव किया गया है, वीडियो को पॉज करके आप जो इसको ध्यान से समझ सकते हैं या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लास्ट में जो ये इसके ड्राइव है इसके साथ T जो हाफ है लगाना चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पे। इसी की ओर में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है उसके लॉ को जो एक्सप्लेन करना है, ड्राइव करनी है रेडियो एक्टिव डीके की लॉ जो इनको यूज़ करके। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है, देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके। आंसर है, इट स्टेट दैट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक समय के लिए, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी कि ये जो है क्या है, ये रेट है रेडियो एक्टिव डीके का, किसका जो है एटम का है, ये किसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के किसी एलिमेंट के अंदर किसी एक टाइम के ऊपर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो dn अपॉन में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे यूज़ करेंगे माइनस लैम्डा, और लैम्डा जो है यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नीचे यहाँ पे इसका जो है डेरिवेशन दिया गया है, इसको आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको जो अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल ईजीली जो है यहाँ पे आप इसको वीडियो को पॉज करके आप समझ पाएंगे। लास्ट में जो है ये इसका एग्जैक्ट जो है डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए, गिव द हेल्प ऑफ नेसेसरी सर्किट डायग्राम, डिस्क्राइब द ब्रीफली हाउ PNP ट्रांजिस्टर इन CE कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइज ए स्मॉल सिनुसॉइडल इनपुट वोल्टेज। नीचे देखिए ये जो इसका ग्राफ है, डायग्राम है, ये इसका डायग्राम जो है नीचे दिया गया है। नीचे जो इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको जो आराम से समझ सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें इसी की ओर में जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना वीडियो को पॉज करके तो आप इजीली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉर स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PNP ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, स्केच ऑफ टिपिकल इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन द कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन इनपुट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है।
इसकी जो है नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वीडियो को पॉज करके आप जो इसको ध्यान से समझ सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है जिसको RI बोलते हैं, इसके बारे में जो है यहाँ पे फुल जो है डिटेल दी गई है। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है खुद इसको आराम से पढ़ें, आराम से समझें। वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।